ये लीजिए पिताजी, आज का खाना। अरे बेटा, ये पिताजी, एक बात तो कहना है, चाय लाता हूँ। देखूं आज के अखबार में क्या लिखा है। किसान आंदोलन में एक व्यक्ति की हत्या। निहंगों ने कहा पवित्र पुस्तक छूने की कोशिश, मरने वाला। अरे माधव रे माधव, ये क्या हो रहा है? आखिर कब तक लोग दूसरे को मारते रहे? कब तक हड़ताल करते रहे? क्या बातचीत से कोई परेशानी का हल नहीं निकल सकता? पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार 25वां दिन भी बढ़ा। पेट्रोल 110 तो डीजल 100 के बाद। लीजिए भैया, अब फिर से ऑटो और बस का किराया बढ़ जाए। 200 गैस का दाम प्रति सिलेंडर 1025 रुपए हुए। अब आम आदमी क्या खाना लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर बनाएगा? देखिए, इन चीजों का भी दाम तो आसमान छू। आम आदमी खाना बनाए तो बनाए कैसे? शहर के एक बड़े और नामी होटल में एक लड़की के साथ रेप। मॉल में लड़कियों के साथ छेड़खानी। कुछ मोटर बाइक सवारों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की। एक ऑटो चालक ने औरत के साथ दुष्कर्म किया। वो क्या हो रहा है? समाज किस गत की ओर जा रहा है? अरे किसी महापुरुष ने कहा, अगर ये जानना है कि समाज उत्थान की ओर जा रहा है या पतन की ओर, तो समाज में औरत की स्थिति को देख लो, पता चल जाएगा। सच में नर्क की ओर जा रहा है। नहीं बेटा, थोड़ा करा। बम ब्लास्ट में 50 लोगों की मौत। बैंक से 10 लाख की लूट। शक चौकीदार। अब चौकीदार ही लुटेरे निकल जाएंगे तो क्या कीजिए? भाई ने भाई को मारा। आपसी रंजिश, संपत्ति का वादा। पिता ने पुत्री को फांसी पर लटकाया। पुत्री का प्रेम पसंद, लड़का गया। सवारी को लूट कर ऑटो वाले ने मौत के घाट उतारा। पुलिस हरकत में। सुनसान सड़क के बीच दोपहर एक औरत के गले से सोने का चेन छीना। मोटर बाइक सवार थी। हर तरफ धूम खसोट मचाया। 7 साल के बच्चे ने मिठाई चुराई। मिठाई वाले ने बच्चे को पीटा और पुलिस के हवाले किया। अरे माँ, तू तो बड़ा ही माखन चोर था। अगर ये तेरी लीला थी तो 7 साल का बच्चा चोर कैसे नर्क की ओर जा रहे हैं? विपक्षी पार्टी के नेता ने सरकार पर आरोप लगाया वो हमारे विधायक को खरीद बिक्री करते। सरकार के प्रवक्ता ने कहा उल्टा चोर कोतवाल होता है। चोर चोर सब मुझसे रही भाई तो है। शिक्षकों का महाहड़ताल। बीते 2 वर्ष से वेतन बढ़ाने के लिए संघर्ष। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रक्षक भक्षक हो जाए, हम और आप क्या कर पाएंगे? नई शिक्षा नीति के को लेकर छात्रों में आंदोलन। युवा नेता खुदान ने कहा नई शिक्षा नीति बाजारी शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है। इसे सिर्फ पूंजीपति के बच्चों के लिए सीमित किया जा रहा है। गरीब मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे तो इससे वंचित ही रह जाए। हमारा नारा शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद। इनकलाब जिंदाबाद।
नालायक, सारा दिन नेतागिरी करते रहता है। घर का क्या हालचाल है, घर बार से तो कोई नाता रिश्ता रह ही नहीं गया। सारा दिन हड़ताल, कॉलेज, इलाका, साथी और कुछ है ही नहीं। अरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, कमाई का कोई साधन नहीं, 2 वक्त का भोजन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसका कुछ पता नहीं है। अरे मेरे पेंशन और 1-2 ट्यूशन से क्या होता है? सीमित आय के बल पर उसे पढ़ाया लिखाया। सोचा घर का बड़ा बेटा है, घर की जिम्मेदारियों को उठाए, घर का सहारा बने, अच्छी नौकरी करेगा, घर की स्थिति को बदलेगा। और यहाँ तो हुजूर इनको क्रांतिकारी बनना है, समाज बदलना है, सिस्टम बदलना है। अरे आप लोग ही बताइए, कोई सिस्टम बदल सका है आज तक? सरकार से जीत सका है? और ये कहाँ तक न्याय उचित है कि खुद का घर अंधेरा में और दूसरे का घर को रोशन। अब तो सारी ही आशाएं मृणाल से वही घर का सहारा। हाँ, अरे मृणाल का तो आज परीक्षा है। मृणाल जी बाबूजी। बेटा, आज तो तुम्हारी परीक्षा है। कितने बजे से? 10 बजे। ये लोग शंकर जी का फूल गंगा स्नान करते समय लेते आया था। चलो माँ से आशीर्वाद ले। ललिता, आज तुम्हारे बेटे मृणाल का परीक्षा है, आशीर्वाद दो। आप किसी से सारी उम्मीद, मृणाल तो हाथ से निकल गए। बड़ी उम्मीदें थी उससे, अब मुझे उसका चाल ढाल पसंद नहीं। उसने कहा था कि मृणाल और कुणाल का ध्यान रख। बड़ी कोशिश, बहुत कोशिश की, पर कुणाल तो सही रास्ते पर नहीं आया। बेटा जाओ, परीक्षा में देरी हो जाए। तो सारी ही उम्मीदें मृणाल से, वही अब घर की स्थिति को कहा रह गए। मृणाल आगे बेटा, ये तुम्हारी माँ कहती परीक्षा से पहले दही खाना और अपने सुख की बात। पिताजी, हाँ बेटा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की दे बेटा, खूब तरक्की। ये खुले पर्चे कैसे? अरे पिताजी, वो बस आखिरी क्षण यूं ही देखने के लिए है पिताजी। जब तुम इतने दिनों तक जिसे पढ़ ना सके, उसे तुम आखिरी समय में इन पर्चों पे एक सरसरी निगाह डालकर परीक्षा में लिख सकोगे? मुझे तो लगता है तुम नकल की सोच रहे हो। हाँ पिताजी, आप ठीक समझ रहे हैं, मगर आज जहाँ हर कोई नकल करता है तो मेरे करने में कौन सा बड़ा अपराध हो गया? नहीं बेटा, ये पाप है, अन्याय है, सरस्वती के साथ में भ्रष्टाचार। किंतु पिताजी, आजकल तो शिक्षक ही नकल करने में सहायता करते हैं। अरे धनवान छात्रों से रकम लेकर उन्हें परीक्षा में नकल कराकर उनका दाखिला बड़े बड़े इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि कॉलेजों में करवा देते हैं। हम ठहरे अब साधारण आम इंसान, अगर नकल करके पास करेंगे तब जाकर कहीं चपरासी या किराने की नौकरी मिलेगी। नहीं बेटा, दूसरे के गलतियों का कभी अनुकरण नहीं करना। हो सकता है कि सत्य और न्याय के पथ पर चलने से हम जिंदगी की इस दौड़ में पीछे रह जाए, पर हमारी आत्मा क्रोशित नहीं हो। और वैसे भी बेटे, हमारे खानदान में आज तक किसी ने नकल करके पास नहीं, सभी अपने मेहनत के दम पर अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित। बेटा, मेरी उम्र की ये अंतिम, मैं ये बैठा नहीं सकती। अगर तुम अपनी मेहनत में पास करोगे तो तुम्हें जो आनंद मिलेगा
शांति मिलेगी। इसका अनुभव तुम्हें जब तुम्हारे परीक्षा फल निकलेगा तब हो। नकल करने से किसी को शांति नहीं मिलती, ना मुझे मिलेगी, ना तुम्हें मिलेगी, ना किसी और को नहीं मिलेगी। सभी यही कहेंगे कि विष्णु प्रसाद का बेटा नकलची है, नकल करके पास हुआ। नहीं बेटा, मुझसे ये बता नहीं पाएगा बेटा। अगर पास नहीं भी हुए तो मैं तुम्हें पूछूंगी। किंतु पिताजी, पढ़ाई के लिए जो माहौल चाहिए वो आज के स्कूल कॉलेजों में है ही कहाँ। अरे साल तक विद्यालय कॉलेज सब बंद रहते हैं, खुलते हैं तो राजनीतिक दलों की दलबंदी, शिक्षकों का बंद, ये बंद, वो बंद, इनका बंद, उनका बंद, यही सब चलते रहता है। कोर्स तो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। मगर परीक्षा में देंगे पूरा प्रश्न पत्र, पूरे प्रश्न पत्र में पूरे कोर्स से सवाल। अब ऐसे में नकल ना करें तो क्या करें पिताजी? तुम लोग अपना सारा वक्त अनावश्यक चीजों में बर्बाद कर। तुम लोग चाहो तो सरकार को बाध्य कर सकते हो, अच्छी पढ़ाई और खुले वातावरण में परीक्षा ले दो। और बेटा वैसे भी अच्छी चीजों के लिए तो त्याग और तपस्या करनी ही पड़ेगी। मेरे दिल में जो आया तो मैंने तुम्हें कहा, बाकी तुम्हारी पिताजी, आज तुम्हारा एग्जाम है? ये कलम तुम्हारे लिए है। और दुनिया में लक्ष्य हासिल करना सब कुछ मांगते हैं, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है लक्ष्य पाने के लिए कई सारी कठिनाइयों को देखना, पर कभी निराश मत होना। ये इसी कसमकस का नाम है। वादा करता हूं कि कभी भी प्रयास करने से पीछे नहीं हटूंगा। अब ठीक है, तुम जाओ, अब ना एग्जाम में देर हो जाएगी। कम से कम माँ को तो प्रणाम कर लो। कुछ सोचा है? किस बारे में? इस बारे में? तुम मुझसे पूछ रहे हो किस बारे? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जो भी है स्पष्ट करिए, मैं तो समझा नहीं। तुम्हें स्पष्ट रूप में बातें चाहिए तो सुनो। सोचा है घर का खर्चा कैसे चले, 2 वक्त का भोजन का कैसे व्यवस्था होगी? मीनार के पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? कौन इस घर का किराया देगा? बिजली का बिल, पानी का बिल हम कहाँ से भरेंगे? कुछ सोचा है इस पर? अरे इसके लिए मैं तो कुछ कर ही रहा हूँ, इसीलिए तो ट्यूशन भी बना रहा हूँ, इससे कुछ मदद हो जाएगी। बेटा, कब तक ट्यूशन पढ़ा के तुम काम चलाते रहोगे? अरे कुछ सोच समझ, नौकरी करो। तुझे पढ़े लिखे स्नातक तुम डिस्टिंक्शन से पास, कोशिश करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। आखिर कब तक स्कूल कॉलेजों में तुम ये झंडा और पोस्टर लेकर घूमते रहोगे? बाबूजी, यहाँ नौकरी बिना सिफारिश या घूस के नहीं मिलती, और हम लोग दोनों में निर्णय। मैं कोई सॉफ्टवेयर पर से पोस्टर बैनर लेके नहीं चलता। अगर आज इन नीतियों का बहिष्कार नहीं किया गया तो आने वाले दिन इससे भी बुरे हो जाएंगे। आने वाले गरीब, मजदूर, मेहनत किसान बच्चे शिक्षा से महरूम रह गए।
जिंदगी में तो कोई संघर्ष है, हम यहाँ बिना संघर्ष का बहुत। अरे नायक, पूरा बचपन एक कमरे में बीता, परिवार में 11 आदमी, दादा दादी माता बाबूजी मजदूरी करने जाते थे, माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा डालती थी, बर्तन मांजती। अरे 2 वक्त की रोटी बा मुश्किल नसीब होती, रोटी कभी नमक के साथ खाए, कभी पानी के साथ खाए। याद है मुझे 7वीं कक्षा में था जब पिताजी मुझे अपने साथ मजदूरी पर ले जाते थे, वो भी सप्ताह में 2 दिन। कॉलेज में आया तो ट्यूशन पढ़ाने लगा, फिर नौकरी मिलने के बाद शादी हुई, तुम दोनों बेटों का जन्म। अरे तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैं नहीं माँ बाप का प्यार तुम लोगों को दिया। अगर उस वक्त समाज बदलने चला जाता, तुम दोनों का होता क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने बहुत कष्ट देखे, बहुत दुख सहा, पर सिर्फ अपने परिवार के। अगर आपने उस समय पूरे समाज को लेकर चले होते तो आज हम लोगों चुप हो जाना है। पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा बुद्धि जब समझता, सब कुछ इन्हीं लोग को पता है, हम लोग तो बेवकूफ। अरे बेटा, भूखे पेट भोजन मत हो गोपाल, जिस दिन इस बात को तुम समझ जाओ उस दिन आना मेरे से ये बहस करने के लिए। दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो। तुम्हारा बेटा चला बिना कुछ कहे। अरे यही तो दिक्कत है आज के नौजवान की, ना किसी की बात मुझे सुनने, ना किसी की ना खुद सोचने समझने की सब। भगवान जाने आज की इस नौजवान पीढ़ी का क्या हो। मेरे खुद के पिताजी मुझे नहीं समझ रहे थे, तो मैं सारी दुनिया से कैसी उम्मीद कर सकता हूँ? ये तो है। मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। अगर उन लोगों ने कुछ किया होता तो आज हम लोगों का यह दिन देखना नहीं पड़ता, और आज अगर हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले दिन इससे भी बुरा होगा। ये भी सही है। कभी प्रथम श्रेणी में आना बहुत बड़ी बात है। 70% को डिस्टिंक्शन कहा जाता था, पर अब तो 90, 95, कुछ तो 100% के लिए आते। पहले ग्रेजुएट मतलब नौकरी पक्की समझी जाती, पर अब तो PhD करने के बाद भी चपरासी की परीक्षा बैठती। सही है। ये भी है, सही है। कहाँ भाई ध्यान है आपका? कहीं नहीं, बस आपने भी। मैं भी तो कुछ यही सोच कर आया। इस हसीन मौसम में मेरा मन ना कठिन हो गया। आसमान की ओर नजर उठा के देखा तो आसमान में तारे तो चला आया मैं अपनी धरती के चांद को। पर आने पर बातें तो कुछ और कर रहे थे। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ। जिंदगी की कसमकस में जब थक कर चूर हो जाता हूँ तो सोचता हूँ तुम्हारे पास है और तुम्हारे जुल्फों के छाव में दो पल चैन से सांस लूं। तो अब आप कवि भी बन गए? इन नसीली आंखों को देखकर कभी क्या महाकवि बन जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं।
कौन ऐसा इंसान है जिसे प्यार वो मतलब नेचरली है जिसके बिना रेगिस्तान का मुसाफिर भी रेगिस्तानी सफर का नहीं करता। वो अलग बात है कि प्यार को हज के सामने कभी कभी झुकना पड़ता है। अच्छा तो बताओ क्या दोगे प्यार की निशानी? हर प्यार करने वाले के दिल में एक ताजमहल है, भले वो शाहजहां की तरह उसे बनाना, पर बनाना तो हर कोई चाहता है। इतनी छोटी छोटी बातें कहाँ से सीख कर आ गए? झूठ, गुनाह और झूठ ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमेशा सच का साथ देते हैं, ये हमेशा सच बोलते हैं। तब से मैं से यही समझाने की कोशिश कर, और ये है कि समझ ही नहीं, अभी तुम नहीं समझा। आप दोनों सत्यवादी क्रिश्चियन बैठकर बातें करें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही? पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं। वे प्रोफेसर लोग समय पे कॉलेज आते नहीं, और अगर आते हैं तो कुछ पढ़ाते नहीं, तो हम कैसे पढ़ें? वो ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि तुम लोग आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। वैसे भी तुम लोग चोरी करके ही पास करोगे। कुणाल, चोरी के नाम से मुझे सख्त नफरत है। मैं यार बस अब यहाँ नहीं रहना चाहता। कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी, यूएसए, रसिया, यहाँ तक चीन भी, बस हिंदुस्तान में नहीं। सच कह रहे हैं, हमारे देश में लाखों ऐसे इंसान है जिसे 2 वक्त की भोजन तक नसीब नहीं होती। उसके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए अन्न, बीमार पड़ने पर दवा, भूख की आग को लेकर आदमी कुत्ते और बिल्ली की तरह दर बदर भटकता है। पर उसे सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद होती है कि अंत में जीत हमारी ही होगी। वो दिन आएगा, अवश्य आएगा, जब नई फसल लहराएगी, नया समाज बनेगा और जहाँ शिक्षा का कारोबार बंद हो जाएगा। कारोबार जब ऐसा हो जाए तो हमें याद कर लीजिएगा, हम वापस जरूर आ जाएंगे। पिताजी क्या बात है? तो क्या हो, पिताजी हो गए, डरते क्यों? यहाँ बैठकर गप्पे लगाने से क्या हासिल होगा? क्रोध नहीं, क्रोध, मैं तो बस अभी बिगड़ने वाला था। तो क्या करे? तुम लोग पूरे पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे। तुम लोगों के साय से भी नफरत है मुझे। तुम लोग पूरे नस्ल को बर्बाद कर दिया। और तो और तुम लोगों ने मेरे किराएदार को भी भड़का दिया, जिसके कारण वो ज्यादा किराया नहीं देगा। मैंने आधा पेट खाकर, धूप और वर्षा को सहकर, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर, रातों के नींद हराम कर रुपए कमा और ये मकान बनवाया। तो मुझे ज्यादा किराया लेने से क्यों वंचित किया जा रहा है? मुझ जैसे से कोई सहानुभूति नहीं है। यदि विष्णु प्रसाद मेरे मित्र ना होते तो तुम लोगों के बारे में पुलिस को गुप्त रूप से सूचना दे देता। देखता हूँ कब तक तुम लोग इस मोहल्ले में टिकते हो। कुछ बातें पहले खराब होती पर हृदय उसे धीरे धीरे स्वीकार कर ले। लाखों तारे विलीन होती है तभी सुबह वहाँ पर सब देखना में कितनी दर्द है, तब जाके नवजात का जन्म होता है। यही तो सृष्टि का नियम। रूस में भी तो पुरुषों का छूट किया गया, तभी तो आज का आधुनिक समाज बना। फिलहाल मैं चलता हूँ, भूल चूक माफ कीजिएगा। सुनो बेटा पिंकू, तुम ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मैं दूर रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ विदेश भेज। ये देखो, इसे कहते हैं संस्कार। आपके के साथ चाय हाजिर। थोड़ी देर पहले ले आती तो कुणाल भी तुम्हारी हाथ की चाय पी। उसका नाम लेकर मुंह का स्वाद खराब मत करो। अच्छा हुआ वो चला गया, रहता भी तो उसे ना देता। और सुनो तुम दोनों, मेरे गैर हाजिरी में उसके स्वागत सत्कार करने की बिल्कुल गलती मत करो। अब वो उस लायक नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे पिताजी, वैसे भी हम लोग वही करते हैं जो आप चाहते हैं। पर पिताजी वो मेरे विदेश आने का क्या होता है? कुछ कीजिए ना। ये करता हूँ। विदेश जाना कोई हंसी खेल नहीं,
लाखों रुपए खर्च होते हैं, और तो और अरंगा लगाने वालों को भी कमी नहीं। सुनो, ऐसा है, तुम जाओ, हमारे लिए फिर एक नया प्रेम पत्र आया है। ये तो कुनाल के लिखा हुआ है। ये प्रेम पत्र किसी और के लिए था, गलती से आपके हाथ लग गया। जहां तक मुझे मालूम है, सेठ रतन नाम का कोई और शख्स इस कॉलोनी में नहीं, एक मैं ही। हाँ हाँ, आप ही के लिए होगा, और किसके लिए? इस कुनाल की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बेहतर होता कि वो अपनी दादागिरी अपने कॉलेज कैंपस तक ही। लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं बात करता हूँ कुनाल। मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। तुम सभी चिंता छोड़कर विदेश जाने की तैयारी करो, तब मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही विष्णु प्रसाद से मिलता हूँ। यदि वो अपने बेटे को संभाल पाया तो ठीक, वरना और भी कई तरीके हैं इन जैसों के लिए मेरे पास। पिताजी के आने के पहले ही अपना रिजल्ट चेक कर लेता हूँ। 42,016,8 20, 25, 30, 35, 40 तुम अखबार के साथ क्या करते हो? तुम्हें अखबार पढ़ने में कब से दिलचस्पी है? लाओ अखबार दो, पढ़ूं जरा, पढ़ के जाऊं जरा मुनीम जी के पास, देखूं कुछ पैसे का इंतजाम हो पाता है। ब्याज भी पूरे 10 टका लेता। अरे अखबार दो। बुद्ध बन के क्यों खड़ा है? क्या हुआ? कहाँ खोया हुआ? जा, एक कप चाय तो बना के लेते हैं। देखो अखबार में क्या लिखा है। अरे बिनार, लगता है तुम्हारे बच्चा का अच्छा फल आ गया। जा वहां क्या एडमिट कार्ड लेते आ तो। अरे जाना एडमिट कार्ड तो लेते आ, खड़ा क्यों है? अरे क्या हुआ, क्यों खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं?
बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कम से कम ये जो अंक आए हैं अपनी मेहनत के हैं, भले वो पर्याप्त है, हमारे अपनी मेहनत का तो है, कोई नहीं, ये बात है। और मेहनत करके अच्छे अंकों के साथ अब यूं माउस मत करो, यूं माउस मत करो। वादा करता हूँ पिताजी कि ये परीक्षाओं में खूब मेहनत करके पास होकर दिखाऊंगा पिताजी। ऊपर हो तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, जाओ बेटा जाओ। ये कौन आ गया? कौन है भैया? बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। वो घर में कौन? रतनलाल हो क्या? अरे बाहर क्यों खड़ा है? अंदर तो आ जा। तुम्हारे लिए मेरे पास क्या 10 मिनट में नहीं हो? भूल गए हो क्या? हम एक ही कॉलेज में पढ़े, साथ में खेले, खेल अलग बात है, मैं वही के वही रह गया और तुम आज बहुत बड़े व्यापारी बन गए। मैं ये सब बकवास की बातें करने नहीं आया, मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ तुम अपने बेटे को संभाल सकते हो या नहीं, या फिर मैं कुछ करूँ? अरे रतनलाल इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? पहले जरा चाचा जी की एक कप चाय अच्छे से बना के लेके आओ। नहीं, इन सब औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। बोला होगा कि जिस विषय पे बात करने आया हूँ उसी विषय पे बात करो। इतना नाराज क्यों है? किसने क्या किया? तुम अपने बेटे को संभालो। किसे? खुनाल को? अरे उसने क्या कर दिया? ऐसे भी बात करेंगे। हाँ, बताओगे तो तभी तो जानूंगा। जानना है? ये लो चिट्ठी पढ़ो। शेख रतनलाल, आपकी हरकतों से मजबूर होकर हमें यह पत्र लिखना पड़ रहा है कि आपका कारखाना और भारत प्रसिद्ध आपने 30 साल के भीतर लाखों बेगुनाह मजदूरों को धीरे धीरे चौक की तरह पहुंचा। आप पूछेंगे कैसे? हम बता रहे हैं। आपने अपने भारत प्रसिद्ध शीतल वनस्पति में जानवरों की चर्बी मिलाकर उसे बाजार में बिक्री के लिए छोड़ रखा। आप आटा में इमली के बीज और आम की गुठलियों का पाउडर मिलाकर महारानी आटा के रूप में बेच रहे हैं। आप चावल में कंकर मिलाने के लिए झारखंड से हजारों क्विंटल पत्थर मंगवाते हैं। आपके मिल के दाहिने तरफ इधर रेस्ट हाउस, उसके अंडरग्राउंड में पत्थर को कंकर बनाया जाता है। आपने कैसे गरीब किसानों का हजारों एकड़ जमीन सरकार के साथ मिलकर कौड़ियों का दाम दिया है। हजारों किसानों का भुगतान का वादा कर अभी तक भुगतान नहीं। आप अपने तमाम मिलों में मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 14 से 16 घंटा कटवाते हैं और उनके मेहनत का सही मेहनताना भी नहीं होता। कितने तो 2 शिफ्ट में काम करते हैं और भुगतान 1 शिफ्ट का होता है, वो भी सरकारी मानक रूप से तय न्यूनतम मूल्य से नीचे। यूँ तो सरकारी मानक राशि कम, पर तुम तो जो बेचारे मजदूर लोग तुम्हारे यहाँ काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि जो नौकरी वो भी छूट ना जाए। हर तरफ बेरोजगारी का भयावह स्थिति। आपने अपने नाम पर जयपुर में 5000 एकड़ जमीन, बरेली में अपने बेटे के नाम पर 10,000 एकड़ जमीन, अपनी बेटी के नाम पर कानपुर में 10 मिलियन और कोलकाता में 8 सिनेमा हॉल, पटना में 5 मॉल का निर्माण किया। आपके नकली दवाइयों के व्यापार से ना जाने कितने ही मासूमों की जान गई। आपका व्यवहार दुर्घटनाग्रस्त मजदूर और मृत मजदूर के परिवार के साथ, खासकर उनकी महिलाओं के साथ बड़ा ही आपत्तिजनक और बदसुल्की से पूर्ण होता है। और इन सब का एक जवाब, तुम्हारी मौत। आपको हमारी यह चेतावनी, उन जमीनों को गरीब किसानों में बांट दें, अपने मिलों में बेकारों को नौकरी दें, उनकी मजदूरी का भुगतान करें और मिलावट बंद करें। नकली दवाइयों के व्यापार को तत्काल रूप से बंद करें और अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपसे आपकी जमीन छीन कर भूमिहीन किसानों में तकसीम कर दी जाए। आपके मिलों में दवाइयों की फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया जाएगा।
आपको इस महीने के 10 तारीख तक का वक्त दिया जाता है। ये वक्त खत्म हुआ तो आपका भी वक्त खत्म हो जाएगा। आपका काल पढ़ लिया, समझ ही गए होगे कि ये किसमें का रिश्ता है। अपने बेटे की लिखावट को तो पहचानते हो ना? तुमने ये चिट्ठी किसी को दिखाई तो नहीं। विष्णु प्रसाद, तुम क्या सोचते हो? तुम ये चिट्ठी को फाड़ के अपने बेटे को बचा लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम कुणाल के पीछे क्यों पड़े? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? ये तुम उससे क्यों नहीं पूछते? वो आखिर मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है? वो मुझसे चाहता क्या है? पैसा चाहता है, मान चाहता है, नाम चाहता है। कुणाल, कुणाल ये सब पैसों के लिए, नाम के लिए कर रहा है। और नहीं तो क्यों कर रहा है? ये सब दिखाकर ब्लैकमेल करके मुझसे पैसा ही तो पाना चाहता है। अरे उसको पैसे की जरूरत थी तो मुझसे कहता, मैं उसके सामने पैसों का ढेर लगा दूं। रतनलाल, तुम ये पैसों का रोग कहीं और पर झाड़। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा शहर जानता है तुमने ये पैसा कैसे कमाया। हम लोग इस पैसों पे थूकते हैं। तुम्हारे बोलने से क्या होता है विष्णु प्रसाद? हकीकत में पैसा पैसा होता है, ऐसा या वैसा नहीं होता। हर किसी को चाहत होती है इसकी। नहीं, हम जैसे लोगों को इस काली कमाई की कोई चाहत। विष्णु प्रसाद, अपने बेटे को संभाल लो। संभालो से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अच्छी तरह से इसका मतलब जानते हो विष्णु प्रसाद। तुम आज से नहीं, वर्षों से मुझे जानते हो, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। रतनलाल, ये खोरी की धमकी तुम कहीं और देना। मैं इन जिधर धमकियों से नहीं डरने वाला। और तुम्हारी काली कमाई वाला कह भी क्या सकता है? विष्णु प्रसाद, पैसे की इस अंध भूख ने तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति तुमसे छीन ली है। तुम जो मुझे धमकी दे रहे हो ना, तो तुम डर गए हो कि तुम्हारा ये बात पुलिस को पता न चले। तुम्हारा राज पर्दाफाश का होगा और कहीं तुम लंबे समय के लिए अंदर न चले जाओ। पुलिस, अरे पुलिस को मैं अपनी जेब में रखता हूं। जिस पैसों की अहमियत तुम नहीं समझते, उसी पैसों के बल पे पुलिस को अपनी मुट्ठी में रखता हूं। ये मत भूलो। याद है ना तुम्हें रहमत का किस्सा? अब झूठे केस में अभी तक वो जेल की हवा खा रहा है। जानते हो ना इसके पीछे किसका हाथ है? प्रोफेसर अजय सिन्हा। प्रोफेसर अजय सिन्हा तो तुम्हें याद ही होंगे। बहुत आए थे मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने वाले। अपने ही छात्रा के दुष्कर्म की कोशिश के पकड़ा गया। मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई, और बदनामी हुई इसके कारण वो फांसी लगा ली। जानते हो ना इसके पीछे किसका हाथ है? बलबीर और संजय, इन्हें भी तो क्रांति और बलिदान की कीड़ा काटा था। जानते हो ना, एक की सर का गिलास और दूसरे गिलास के कुछ टुकड़े भी बरामद नहीं हुए। पूरा शहर जानता है कि इसके पीछे मेरा हाथ था। किसी ने मेरा क्या उठा लिया, और अब बारी है। तुम्हारे बचपन की दोस्ती का तो लिहाज है। कुणाल तुम्हारे बेटे जैसा। अरे बेटे जैसा है तो बेटा बनकर क्यों नहीं रहा? बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? तुम जानते हो ना, जो मेरे सिर चढ़ने की कोशिश करता है, मैं उसे अपने पैरों तले रौंदना जानता हूँ। तुम्हें मेरी दोस्ती, तुम कुणाल को कुछ बताओ। मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे समझा। कुणाल को समझा पाए तो ठीक, वरना मैं तो समझा ही दूंगा।
भूखे नंगे लोग। नंगे तो तुम हुई और भूखा मुझे रखी। अब इतनी बारिश में तुम्हें समोसे खाने का मन है तो मैं क्या करूं? कहां से लाऊं? अरे बाबा, बारिश में ही तो समोसे खाने के असली मजे हैं। अरे कुणाल, तुम आ ही रहे थे तो समोसे ले आते। सुना है बारिश में समोसे खाने का बहुत मजा है। पागल, इतनी बारिश में तुम यहाँ? मैदान में कोई वर्षा नहीं क्या? कैसी बातें करते हो यार। और तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। इतनी बारिश में कोई घर नहीं निकलता? तुमने समय ले लिया और तुम भी तो इसी बारिश में समोसे के बाद अपने भाई को बाहर देंगी, हाँ? सेठ रतनलाल, मैंने तुम्हारी इच्छा अनुसार उस फड़फड़ाते कुणाल को शांत कर दिया है।
संस्कार करना। कुणाल, देखो ना, मेरा पिंकू किस अभिमान से सो रहा है। पिंकू, मैं तुम्हारी मजबूती थी जो शायद तुम्हारी माँ नहीं बन सकी। लालची, मक्कार काला बाजारी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। पिंकू, भगवान तुम्हारा अस्तित्व है या नहीं है मैं नहीं जानती। अगर है तो जैसा सभी मांगते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो प्रभु, उत्तर दो। मनीषा, धीरज से कम। पिंकू को मैं भी कभी खुद से अलग नहीं समझी। मैं तो भगवान से जरूर पूछूंगी, अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। ये धरती, इसके फल, फूल, हवा, पानी सब ऊपर वाले के लिए है ना, सब आपका दिया हुआ है। पर इस पर सब लोगों का समान अधिकार क्यों नहीं है? क्यों लोग एक दूसरे का हक छीनते हैं? क्यों लोग अपनी लालच के लिए एक दूसरे का हत्या तक कर डालते हैं? क्यों उन्हें सजा नहीं मिलती? क्यों क्यों उन अत्याचारियों को आप दंड नहीं देते प्रभु? क्यों आपकी सृष्टि में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों प्रभु, क्यों? ये सवाल तुम्हें अपने पिताजी से पूछना चाहिए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इनको इनको वो खुदा है, उन्हीं से पूछ ले। मैं तब तक इसका अंतिम संस्कार का प्रबंध करता हूँ। ये कुणाल यहाँ क्या कर रहा है? ये पिंकू इस तरह से जमीन पे क्यों लेटा हुआ है? ये तो आपको पता होगा ना। पिंकू, उठो पिंकू, पिंकू, इस तरह कोई जमीन पे लेट सोता है क्या? उठो बेटा पिंकू, पिंकू, मैं कहता हूँ उठो। पिंकू, पिंकू, अरे क्या हो गया तुम्हें पिंकू? दूर हो जाइए मेरे भाई से। इसकी ये साधन की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। पागल हो गई हो क्या? बेटा है मेरा, तुम दोनों ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम दोनों के लिए तो करता हूँ। मेरे मर जाने के बाद ये सब कुछ तो तुम ही दोनों का। पिंकू, पिंकू, डॉक्टर, डॉक्टर, अरे खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे, ठीक कर इसे, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। देखिए, पैसे से अगर जान बचाई जाती आज अमीर मरते नहीं, राज करते धरती पर। डॉक्टर, यदि मेरा बेटा नहीं बचा तुम्हारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। उठाओ इसे, मैं कहता हूँ उठाओ। देखिए, हमसे जितना हुआ हमने किया, अभी आपका बेटा कभी नहीं उठ सकता। डॉक्टर, चले जाओ यहाँ से। मैं अपने बेटे को बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। मैं इसे बहुत बड़े डॉक्टर से दिखवाऊंगा। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। पिंकू, तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ नहीं होने देंगे। तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे बेटा, तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। पिताजी, कोई फायदा नहीं है। मेरा भाई कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता पिंकू, पिंकू, तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ नहीं होने देंगे। मनीषा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मनीषा। मैं इसे बड़े अस्पताल ले जाऊंगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। भाई है तुम्हारा, मेरी मदद करो। काश ये सिर्फ मेरा भाई होता तो आज ये जीवित होता। बंद करो ये बकवास। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जैसे इसके इस हाल का जिम्मेदार मैं हूं। बेटा चलो, बेटा बेटा चलो तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मनीषा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मनीषा। ये हमारी फैक्ट्री में बनती है ना? पिंकू, पिंकू, मैं गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैंने अपने जवान बेटे को मारा था। मैं अपने जीने का कोई हक नहीं है। पिंकू, मैंने अपने ही बेटे का हत्या कर दिया।
इसके पास। हाँ हाँ। जो भी कहना है इनके सामने कहो, ये कोई ज्ञात नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा अंदर जाने के लिए। मनीषा, विनाल को लेकर के जाओ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? परिवार के पक्ष में मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। आप समझ नहीं रहे, आपका परिवार बहुत सीमित है। तुमने तो परिवार के बारे में बताया, तुमने कब परिवार को समझा? अरे सारा समय तो तुम्हारा फिजूल के चीजों में जाया हुआ। आप जिसे फिजूल की चीज कह रहे हैं, असल में वही काम की चीज है। आप लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचें, और हम लोग संपूर्ण मानव जाति के एक परिवार में, उसके हर सुख दुख को अपना मानते और उसे पूरा करना चाहते। तुम जिनका साथ दे रहे हो वो देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाना चाहते हो, देश की एकता और कानून को तोड़ना चाहते हो। रतन लाल को धमकी भरी चिट्ठी लिखी। आपका ख्याल गलत। मैं उन लोगों का साथ दे रहा हूँ जो गरीब और अमीर के बीच की दीवार को तोड़ना चाहते हैं। यह इनकलाब सबके लिए है। हमारा इनकलाब इसे जो लगातार हड़ताल करके लोग क्या क्या करने के मजबूर करते हो, देश की प्रगति को अवरोध करते हो, स्कूल कॉलेजों को बंद कराते हो, मुनाफाखोरों को कालाबाजारी करने का मौका देते हो, जगह जगह बम ब्लास्ट करा के अपने भाई बहनों के जान को खतरा में डालते हो, और तो और मिल कारागारों को बंद करके हजारों सैनिकों को सामने तुम कठोर अन्न की समस्या उत्पन्न करा के मौत के मुंह में ढकेल देते। तुम्हारा हम किस स्कूल कॉलेज के बम फेंके? वैसे शिक्षकों का अपमान होना जरूरी है जो मानव को धर्म और जाति के नाम पे बांटते। रोटी की समस्या हम नहीं उत्पन्न करते। हम अगर अपना हक मानते हैं तो हमारे सामने कल कारखाने को बंद कराया जाता है। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। कुछ लोगों को छोड़कर यह कौन अच्छी से जी पाता है? 5 स्टार होटल में डिनर करते जब नीचे से रोटी रोटी की चित्कार सुनाई पड़ती तो ऊपर से क्या कहते हैं पता है? Who the hell are you? कौन है? हटाओ उन्हें यहाँ से। गरीब बिहार से लाचार मानव लड़खड़ाते कर और उन अमीर के कुत्ते भी रोज खाकर आकर चलते हैं। मानव का हृदय परिवर्तन गली गली में छुरीबाजी और बमबाजी करके था। अरे विदेशी नेताओं के तस्वीरों को सम्मान देकर कराओ, अपने देश के महान नेताओं की मूर्तियों को तोड़ के कराओ। अरे तुम महात्मा गांधी को ब्रिटेन का दलाल और स्वामी विवेकानंद को अमेरिका का एजेंट बताते हो। उनकी मूर्तियों पर काली घोषणा करके तुम्हारी क्रांति का आदर्श क्या? चारों तरफ नजर घुमा के देखो तो पाओगे कि जर्मनी और जापान विश्व युद्ध में विध्वंस होने के बावजूद आज उन्नति के शिखर पर। अरे मृत्यु अनुसूचित जाति का देश चीन पूरे विश्व के लिए सिरदर्द बना। हम भारतवासी एक प्राण एक आदर्श को कंधे से कंधे मिला अंग्रेजों से संग्राम करके जो स्वाधीनता लिए इसी विकृत रूप को देखने के। अरे इस्लाम और कृष्ण बुद्ध और गांधी के जन्मस्थल क्या इसी अमानुषता का तांडव देखने के लिए लड़क से सिद्धांत देखा। आजादी से पहले उम्मीद थी देश की ताकत। हम पूछते हैं कि आजादी के बाद हमें क्या मिला? उसके लिए हमने कितने बलिदान। आज के युवा अगर गांधी की मूर्ति तोड़ते, मूर्ति पे कालिक करते तो क्या गलत करते? सिर्फ साल में एक बार जयंती मनाने से तो टीचर नहीं, उसके लिए उसके हृदय में अलग जगानी पड़ती है।
मूर्तियां तोड़ने से तुम किसी के आदर्श को मिटा नहीं सकते। ईसा मसीह के वध के बाद क्या ईसाई धर्म का प्रभाव रुका जा सकता? और बेटा, भले नागरिक को ये सब होगा। कौन भला नागरिक बनना चाहता है? गांधी की मूर्ति फिर से बन जाएगी, मूर्ति की काली फिर से बन जाएगी। और लाखों छिलहारा विभ्रांत युवा जो गुमराह होते जाए, उसे सही दिशा दिखाने वाले नेता हमारे देश में है। बेटा, भले नागरिक को तो मेरे रास्ते तय करने ही पड़ते, परंतु आज का नौजवान ये युवा समाज इसके प्रति बड़ा ही उदासीन, वो ये नहीं समझने को तैयार उसी के कंधों पर देश के भविष्य निर्भर करता है। और आपने उसी को पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जो अपना पुलिस के गिरफ्तार, अरे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पास वाले कॉलेज की मीनार पर हमारा तिरंगा झंडा हटाकर खुद के पार्टी का झंडा लगा, ये देखकर मैं पागल सा हो गया, पागल सा। इस भारत माता की आजादी की हजारों वीर सपूतों ने वंदे मातरम कहते हुए, हाथों में हाथ बांधते हुए, तिरंगा को लेते हुए अपनी शहादत दी। अरे जो तिरंगा झंडा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, जिसकी आग में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितनी लाठियां कितनी गोलियां खाई, जेलों में ना जाने कैसी कैसी आवश्यकताएं यातनाएं सही, कोई प्राण उस तिरंगा झंडा को हटाकर कोई और झंडा पर हम किसी के उपदेश के भूखे नहीं है। अब न हमारे पास दया है और न धर्म, सिर्फ एक ही काम, गरीबी को मिटाना। अतीत के इस खंडरों पर नया समाज और नया संसार बना। संभव अतीत को मिटाकर कोई देश का नक्शा नहीं बदल सकता, कोई भी देश अपने अतीत को नहीं भुला सकता। बेटा, अतीत के प्रभावान भारत से ही वर्तमान आता और उसी की परिणति में भविष्य की संभावनाएं छिपी। चीन में साम्यवाद आया तो क्या हुआ कि लोगों ने बुद्ध, कॉन्फ्यूशियस और सोनजो की मूर्तियों का अपमानित किया। रूस में समाजवाद आने के बाद जब बोल्शेविक पार्टी ने टॉल्स्टॉय के साहित्य को नष्ट करना चाहा तो लेनिन ने साफ से इसका इनकार कर दिया। वो दगुआ है, इसे हमें संजो के रखना पड़ता है। इसे अपना ही देश नहीं, पूरा विश्व आलोकित होता है, पूरा विश्व। देखो मिस्र को, हाँ उसे अपने पिरामिडों पे आज भी करो। क्या हमारा देश ताजमहल और लाल किला को डायनामाइट तोड़ा नहीं? कुणाल, तुम्हारे पैर ललचला गए, तुम देशद्रोही हो गए, तुम बागी हो गए हो, धर्म के शत्रु हो। तुमने देश की एकता और धर्म की भावना दोनों को ही ठेस पहुंचाया। हाँ हाँ, देशद्रोही, बागी है, बीए, एमए, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी तो युवा को रोजगार नहीं मिले, तो युवा क्या करेंगे? आप बताइए, राष्ट्रीय धर्म की रक्षा इससे महापुरुषों की इज्जत नहीं होती। पेट भरा रहने पर ही सब कुछ करने का मन करता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तभी जाने का मन करता है। रोटी सरकार दे, ऐसी सरकार का जो तुम्हें रोटी दे, शिक्षा, रोजगार। ऐसी व्यवस्था में ऐसी सरकार आ पाएगी। हम लोग सरकार को क्यों चुनते हैं? ताकि सरकार हमारी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करे, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। आज के ये तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है और नेता सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। कहाँ बैठा है चिपकर? बाहर निकल! यही तुम्हारे सामने था, बताओ क्या बात करना? अरे सदाई, तुम क्या कर रहे हो? होश में तो हो? होश की बातें कर रहे हो विष्णु प्रसाद?
तुम्हारे इस नालायक बेटे के कारण मेरा सब कुछ छिन गया। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से मिलेगा? तुम चुप हो जाओ खुदा, मुझे बात करने दो। रतनलाल, आराम से क्या बातें करो विष्णु प्रसाद। शहर का सबसे अमीर आदमी आज भिखारी बन गया। मीलों और फैक्ट्रियों में मजदूर हड़ताल पे हैं। अनाज के गोदाम या तो लूट लिए गए या फिर बम से उड़ा दिया गया। मेरे बारे में उलूल जुलूल बातें लिखी जा रही है अखबार में। मेरी दवाइयों को, फैक्ट्रियों को भी जला दिया गया। मेरे सिनेमा हॉल में भी ताला लग गया। मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया गया। मेरा बेटा मर गया। और ये सब तुम्हारे इस नालायक बेटे के कारण। पिताजी, पिताजी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं खुदा, नहीं खुदा। क्रांति के रास्ते में बहुत बड़े बड़े त्याग देने पड़ते हैं बेटे। और बदले के भाव से तुम अपने क्रांति के रास्ता को छोड़ नहीं सकते। हाँ वैसे भी बेटा, क्रांति बंदूकों के बल पर नहीं, लोगों के बल पर होता है बेटा। मैं समझ गया हूँ पिताजी। क्रांति बंदूक के दम पे नहीं लड़ सकती। क्रांति लोगों को एकजुट करके होता है। इसीलिए मैं गली मोहल्ले जाकर लोगों को एकजुट करूँगा, उनको उनका हक दिलाऊंगा। तभी क्रांति सब हो सकेगी। मनीषा, आओ मेरे बच्चे। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। अब अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालो। मृणाल का ख्याल रखो। सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा पिताजी। बच्चे जैसा आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी डॉक्टर को मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। रतनलाल मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी धन दौलत को नहीं लौटा सकता। तुम्हारी बेटी और अपने बेटों को भी तुम्हारे सौंप रहा हूँ। अपने पिंकू को देखना। बाबूजी, कुछ नहीं होगा बाबूजी, कुछ नहीं होगा आपको। विष्णु प्रसाद, तुम किस मिट्टी के बने हो विष्णु प्रसाद? जो तुम्हारे बेटे को मारने आया था, जिसके कारण तुम मौत के करीब पहुंच गए, उसे तुम माफ कर देते हो और अपने बच्चे को भी उसी के हवाले कर देते हो। नहीं, तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझ जैसे पत्थर निर्णय में भी परिवर्तन ला दिया। नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो। ना तो मैं एक अच्छा पिता बन पाया और ना ही एक अच्छा मित्र। नहीं, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला नहीं करते मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त गले लग जाए। क्रांति के पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति के सपूत है तू सो रहा जवान है।
देश में है त्राही त्राही, सो रहा है तू पड़ा। देश में है त्राही त्राही, सो रहा है तू पड़ा। दीन की कराह आह सुन रहा है तू पड़ा। गाँव गाँव भाई अशांति उठ रहा तूफान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा? कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा? रक्त क्रांति की जहर से देश को बचाएगा। तेरे बल पे अब भी देख देश को गुमान है। करवटे बदलना तू अब तो आंख खोल दे। करवटे बदलना तू अब तो आंख खोल दे। तू उठ और एक बार इंकलाब बोल दे। तू उठ और एक बार इंकलाब बोल दे। तेरे दम से ये जमीन और आसमान है। तेरे